हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 20वां वीडियो है। अभी तक आपने सीखा कि मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं। हमने लगभग 13 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में जाना। अब हम मैनिपुलेटर के बिहेवियर तथा उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि यदि आपके जीवन में कोई मैनिपुलेटर हो और वो डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहा हो तो आप उसे पहचान सकें। तो आज हम किसी मैनिपुलेटर के चरित्र की जिस विशेषता के बारे में जानेंगे वो है झूठ। मैनिपुलेटर्स झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अब आपको लगता होगा कि झूठ के बारे में क्या ही जानना, पहले से हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि कोई मैनिपुलेटर किस तरीके के झूठ बोलते हैं। टॉपिक की डिमांड के अनुसार इस वीडियो में मैं 2 तरीके के झूठ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला है लाई बाय द कमीशन और दूसरा है लाई बाय द ओमिशन। सबसे पहले समझते हैं कि लाई बाय द कमीशन क्या होता है। लाई बाय द कमीशन को क्लासिक लाई यानी कि क्लासिक झूठ भी कह सकते हो। जब कोई इंसान ऐसा कुछ बोलता है जो फैक्चुअली रॉन्ग है तो वो होगा लाई बाय द कमीशन। मीन्स अ लाई बाय द कमीशन इज समथिंग दैट इज सिंपली अनट्रू। जैसे कोई कहता है कि कल मैं मूवी देखने थिएटर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दिन भर घर में पड़ा रहा और सोता जागता रहा। तो ये क्या है? लाई बाय द कमीशन। ऐसा झूठ किसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए तथा किसी को धोखे में रखने के उद्देश्य से बोला जाता है। किसी भी सिचुएशन में फायदा उठाना इसका मेन पर्पज होता है। ऐसा नहीं है कि लाइंग बाय द कमीशन दुर्भावनापूर्ण ही हो, यानी कि इस तरीके के झूठ के पीछे कुछ गलत उद्देश्य ही हों। वैसे भी हम सभी झूठ बोलते हैं। इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी झूठ बोलते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मक्खन चुरा कर खाते थे। तो एक दिन उनकी माँ यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस सीन को मैं सूरदास ने ब्रज भाषा में किस तरह लिखा है पहले वो बताता हूँ और फिर उसका साथ में अर्थ भी समझाता जाऊंगा। तो जब माँ यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुरा कर खाते पकड़ लिया तो कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। तो उनकी माँ कहती है, तुम्हारे पूरे चेहरे पर तो मक्खन लगा हुआ है। अब कृष्ण सोचते हैं, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूँ। तब उनके दिमाग में आइडिया आता है और बोलते हैं, ख्याल परें ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। यानी कि कृष्ण कहते हैं, मम्मा ये ना जो मेरे दोस्त हैं ये मेरा मजाक बनाने में उतारू हैं, यही मेरे चेहरे पर मक्खन लगा दिए हैं। अब कृष्ण यहाँ नहीं रुके। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही कोई झूठ पकड़ जाता है तो उस सिचुएशन को डिफेंड करने के लिए ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कृष्ण आगे बोलते हैं, देख तुही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हाँ जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। यानी कि कृष्ण अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मा तू ही देख, मैं इतना छोटा सा पिद्दी सा और मेरे इतने छोटे छोटे हाथ, और ये कहाँ मक्खन का बर्तन देखो कितना ऊपर लटका हुआ है, मैं भला कैसे पा सकता हूँ। और तभी कृष्ण को ध्यान आता है कि ये जिसमें मक्खन खाया था वो दोना तो सामने ही पड़ा है। तो वो क्या करते हैं, मुख दधि पोछ बुद्धि एक कीनी दोना पीठ दुरायो। एक हाथ से मुख पर लगे मक्खन को पोंछते हैं और दूसरे हाथ से जिसमें मक्खन खाया था उस दोनों को पीछे छिपा देते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है क्लासिक लाई का, यानी कि लाई बाय द कमीशन का। लेकिन जो इंसान मैनिपुलेटर है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इस तरीके के झूठ बोलने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल होगा। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आदतन झूठ बोलते हैं। इवन जहाँ पर झूठ की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी झूठ बोलेंगे। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहें कि वो कितना बेहतर, महान और पावरफुल इंसान है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि वो अपने बारे में कोई झूठ बोल दें। जैसे वो बोल सकता है कि उसकी कैबिनेट मिनिस्टर से जान पहचान है। और जो सैडिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपको किसी तरीके की टेंशन देने के लिए आपसे झूठ बोल सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों ही केसेस में झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भला झूठ क्यों बोलेगा जब वो किसी समस्या में फंस गया हो या फिर कोई फायदा उठाना हो तब बोलेगा। लेकिन चूंकि इनमें से एक नार्सिसिस्ट है और दूसरा सैडिस्ट, तो ये अपने डार्क ट्रेड्स के प्रभाव में झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब भले ही आपको किसी सिचुएशन में लाई बाय द कमीशन का यूज करना पॉइंटलेस लगे, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके अनुसार हर एक झूठ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे एक सैडिस्ट के लिए बिना बात के किसी को टेंशन देना और दुख देना एक महत्वपूर्ण काम है, उसी में उसको मजा आता है।
अब हम दूसरे तरीके के झूठ यानी कि लाई बाय द ओमिशन के बारे में जान लेते हैं। लाई बाय द ओमिशन बहुत ही खतरनाक होता है। इससे किसी को भी मैनिपुलेट करना भी आसान होता है, साथ ही इस झूठ को पकड़ना भी मुश्किल होता है। और यदि आपने कुछ दिन बाद झूठ पकड़ भी लिया तो झूठ बोलने वाले के पास एक सेफ रास्ता होता है जिससे वो आराम से झूठ की जिम्मेदारी लेने से बच सकता है। इस तरह के झूठ को एक्सक्लूसिवली डिटेलिंग भी कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर सच तो बोलेगा लेकिन कुछ की इन्फॉर्मेशन को छुपा लेगा। इससे गलतफहमी यानी कि मिसकंसेप्शन को बढ़ावा मिलता है। इवन जो लीगल सिचुएशन होती है वहाँ भी ऐसे झूठ खूब बोले जाते हैं। और जब झूठ बोलने वाला पकड़ जाता है तो वो जवाब देता है कि आपने जो पूछा था सिर्फ उसका जवाब दिया था मैंने, अगर आप पूरी बात पूछते तो मैं पूरी बात बताता। अब मैं इसको भी कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। लाइंग बाय द ओमिशन का क्लासिक एग्जांपल है कि जब कोई सेल्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताता है जबकि उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो नेगेटिव बातें होती हैं उन्हें छिपा लेता है। जबकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो लाई बाय द ओमिशन का इसलिए यूज करते हैं जिससे कि वो सामने वाले इंसान का रिएक्शन कंट्रोल कर सके और उसके सोचने के तरीके को भी कंट्रोल कर सकें। जैसे जो मैलिशियस पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, मान लो वो चाहते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो जिस इंसान से दुश्मनी कराना चाहेंगे उससे कुछ भी बातें करेंगे। अब मान लो सामने वाले इंसान ने आपके बारे में 10 अच्छी बातें कही और एक ऐसी बात कही जो अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर वो दुष्ट यानी कि मैलिशियस इंसान आपसे सिर्फ वो एक बात बताएगा जो बुरी थी और इस बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताएगा जिससे कि आप उस इंसान से नाराज हो जाए, एक दूरी बन जाए और दुश्मनी की शुरुआत हो जाए। इसको एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो दो इंसान हैं, हस्बैंड और वाइफ, जिसमें वाइफ जो है वो मैनिपुलेटिव है। अब वाइफ की किसी से कोई बात हो रही थी और वाइफ सामने वाले इंसान को नीचा दिखाने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रही थी। अब सामने वाला इंसान ने ये सब सुन के बहुत ही तीखा रिस्पॉन्स दिया तो अब वाइफ अपने हस्बैंड से सारी बातें छुपा लेगी। ये भी छुपा लेगी कि उसने क्या क्या कहा था। वो सिर्फ इतना बताएगी कि सामने वाले इंसान ने मेरे बारे में और आपके बारे में ये सब कहा, और ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि कहीं हस्बैंड उसके पास ना चला जाए और उससे ये ना पूछने लगे कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो वाइफ की ही पोल खुल जाएगी। ये है लाइंग बाय ओमिशन। अब फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शन को समझा देता हूँ। ये बेसिकली लेस कॉमन काइंड ऑफ लाई ऑफ ओमिशन की कैटेगरी में आता है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो एक्सट्रीमली इविल एंड मोरली रिपग्नेंट मैकेवेलियन होते हैं, साइकोपाथ होते हैं, उनके द्वारा। इसको भी एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जो माइंड गेम वाले वीडियो में सनी और विकी की कहानी सुनाई थी उसी का रेफरेंस ले लेता हूँ। उसमें जब सनी से किसी ने कहा कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना जिससे कि वो भी आगे निकल जाए, तो उसने क्या कहा, आप चिंता ना करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, अपना एटीएम कार्ड तक उसे दे रखा है। तो उस सामने वाले इंसान ने क्या कहा, गुड, उसकी मदद करते रहना और जब विकी कमाने लगेगा तो तुम्हारे पैसे भी वापस कर देगा। तो सनी क्या कहता है, अरे नहीं, वो बस कुछ बन जाए, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। अब अगर आपने वो पूरी कहानी सुनी होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लाइन का सामने वाला इंसान क्या कंक्लूजन निकालेगा। वो ये निकालेगा कि सनी विकी की सारी जरूरतें पूरी कर रहा और उसका सारा खर्च उठा रहा। अब सच क्या था वो समझो। विकी ने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तो उसने अपना पूरा खर्च उठाया, लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसकी बाइक कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, सनी ने अपना एटीएम दिया और बोला बाइक ठीक करा लेना। बाइक में सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए खर्च हुए, लेकिन जैसे ही बाइक ठीक हुई तो सनी और विकी का प्लान बन गया कि घर चलते हैं, और वो घर आ गए। इस बीच विकी को सनी का जो एटीएम था उसको वापस करने का ध्यान ही नहीं रहा। अब घर पहुंचते ही सनी एक ऐसे इंसान से मिला जो विकी और सनी दोनों के अपने थे। उन्होंने ये बात बोल दी कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना। तो सनी ने क्या कहा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस कहानी की एक और मनोवैज्ञानिक परत को खोलता हूँ। सनी का एटीएम उस वक्त विकी के पास था, ये सच है, लेकिन सनी ने जो बात बोली उसका कोई भी इंसान ये कंक्लूजन निकालेगा कि सनी ही विकी के सारे खर्च उठा रहा था। और चूंकि सनी भी यही चाहता था कि लोग यही सोचें जिससे कि बिना कुछ किए उसको रिस्पेक्ट मिलती रहे, इस वजह से उसने न केवल गलतफहमी को जन्म दिया बल्कि उस गलतफहमी को बनाए रखा और
दूसरों तक फैलने दिया। ये है फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शंस। जबकि यहाँ पर कोई समझदार इंसान होता तो वो क्या कहता कि अभी तक विकी ने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए, शायद उसके पास पैसे होंगे, लेकिन अगर कभी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जरूर मदद करूंगा। और अगर ऐसी गलतफहमी फैल भी जाती कि वही सारे खर्च उठा रहा, तो वो क्या करता, लोगों की गलतफहमी दूर करता और कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो समझदार और सेंसिटिव होते हैं वो जब किसी की मदद करते हैं तो इतना चिल्लाते नहीं, और अगर मदद के बारे में बताएंगे भी तो सिर्फ उतना ही बताएंगे जितनी की उन्होंने मदद की होगी। तो समझ आ गया ना कि एक एक्सट्रीमली इविल साइकोपाथ, मैकियावेलियन, नार्सिसिस्ट तथा एक बेहतर इंसान में क्या फर्क होता है। इसके अलावा लाइंग बाय ओमिशन का यूज लोगों को धोखे में रखने के लिए तथा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम इंसानों का जो दिमाग होता है ना, वो कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर इंसान का दिमाग कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता तो वो वहीं स्टक कर जाता है, वही थॉट्स बार बार आती रहती हैं और एक तनाव क्रिएट करने लगती हैं। तो इंसान के दिमाग की फितरत होती है कि उसे बस कुछ क्लूज मिल जाएं, उसी से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है। इसको भी मैं दो उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। पहला जनरल एग्जाम्पल और दूसरा माइंड गेम वाली कहानी के एग्जाम्पल से। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में हो और सामने वाली गैलरी से व्हाइट कोट पहनकर आता हुआ एक इंसान दिखता है, तो आपका जो दिमाग होगा ना, वो तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि वो इंसान एक डॉक्टर होगा। अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ये कर सकते हैं कि अगर उसे किसी को सिर्फ यह एहसास दिलाना है कि वो एक डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहनकर एक चक्कर लगाएगा और उसके सामने से जरूर गुजरेगा जिसके अंदर ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा। लेकिन मैनिपुलेटर ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वो इंसान जिसके दिमाग में मिसकंसेप्शन वो क्रिएट कर रहा, वो बात करके कहीं कन्फर्म न करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब माइंड गेम वाली कहानी का भी एक उदाहरण दे देता हूँ। उस कहानी में सनी लोगों के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन क्रिएट ही कर रहा था कि विकी का खर्च वो खुद उठा रहा। तो इस मिसकंसेप्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सनी क्या करता, विकी से कहता चलो कपड़े खरीदने चलते हैं, और वो मान लो 4 जोड़ी कपड़े खरीद लेता। अब विकी और सनी की हाइट एक जैसी थी, तो सनी के कपड़े विकी के भी हो जाते थे। तो सनी विकी से कहता कि तुम भी यही कपड़े पहना करो। तो एक शर्ट जो कभी सनी पहनता वही को अगले दिन विकी पहन लेता। तो जब लोग ये सब देखते तो उनका दिमाग तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता। सनी ने पहले ही अलग अलग तरीके से परसेप्शन बना ही रखा था कि विकी की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा। तो बस लोग ये सोचते कि सनी जॉब करता है जबकि विकी सिर्फ पढ़ाई कर रहा। तो ये जो शर्ट है जो दोनों ही पहनते हैं, ये सनी की होगी, यानी कि शायद विकी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने कपड़े खरीद सके। अब सनी चाहता तो विकी के लिए अलग कपड़े खरीद सकता था, लेकिन फिर उसका एजेंडा कैसे पूरा होता। और दूसरी बात, विकी खुद भी तो अपने लिए कपड़े खरीद सकता था। जहां उसने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे, वहां 5,20,000 से ही। लड़कों का क्या होता है, अगर एक जोड़ी कपड़े हैं तो उन्हें अपने जीवन में कपड़ों की कोई कमी ही महसूस नहीं होती। 2 जोड़ी हैं तो उन्हें लगता है ये अच्छा है। 3 जोड़ी हैं तो उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दे रखा है। और अगर 4 जोड़ी हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वही किंग हैं। और फाइनली इन सब मिसकंसेप्शन का यूज करके सनी ने विकी के साथ जो खेल खेला वो तो आपको पता ही है, और अगर नहीं पता तो माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो ये था लाई बाय द कमीशन एंड लाई बाय द ओमिशन। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और हाँ, हमें फॉलो कर लिया है ना। चलिए अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।